नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। महाराष्ट्र के नतीजे जब से सामने आए हैं, किसी के गले से ये नतीजे उतर नहीं रहे हैं। हर किसी को इस पर शंका हो रही है, क्योंकि जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है और पूरी महायुति को मिली है, वो किसी के गले उतर नहीं रही है। और अब ऐसे में हर दिन जैसे जैसे गुजर रहा है, चुनावी बेईमानी और धांधली के सबूत सामने लगातार आ रहे हैं। कभी कोई नेता जिसको वोट जीरो मिले, उसको खुद के परिवार के नहीं मिले, कभी वो सामने आ रहा है, कभी लोग आके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी जो विश्लेषक हैं, जो एजेंसीज हैं, वो अलग अलग तरीके के डेटा जो हैं वो सामने रख रही हैं। और अब ऐसे में ये लग रहा है कि अब विपक्ष ने ये मूड बना लिया है कि इस बार अब आर या पार की लड़ाई होने जा रही है। ईवीएम को लेकर आर या पार के मूड में पूरी तरीके से अब विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तमाम तरह की मेहनत करें, हर तरह के मुद्दे उठाएं, सब कुछ करें, लेकिन उसके बावजूद अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते, नतीजे वो नहीं आते जो जनता तय कर रही है, तो फिर ऐसे चुनाव का फायदा क्या है। ऐसे में आज संविधान दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसी के तर्ज पर ईवीएम को लेकर बड़ा कुछ प्लान करने के लिए जा रहा है विपक्ष। ये सीधे तौर पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। वो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन उसके साथ साथ संजय राउत को आप लगातार सुन ही रहे हैं। वो ईवीएम को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। और इस सब के बीच शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर ये कहा कि महाराष्ट्र ने गुजरात को क्या दिया, प्रोजेक्ट्स दिए, गुजरात ने महाराष्ट्र को क्या दिया, ईवीएम्स दी। जहां जहां हमारे कैंडिडेट जो उनके अपने गांव थे, वहां पर उनकी नेगेटिव वोटिंग हुई है। उनका यह कहना है कि अब हम सब मिलकर एक रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अब ईवीएम को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये धांधली जो है वो एक एक कर अब सामने आ रही है। मैं आपको सुनवाऊंगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जो काउंटेड वोट हैं, जो खुद इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, जो जितने वोट पड़े हैं वो थे 6,40,88,195। और काउंट कितने हुए हैं इस पर गौर करिए आप। 6,45,92,508 इतने वोट काउंट हुए हैं। यानी कि अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 5,04,313 वोटों का डिफरेंस तो काउंटेड और कास्टेड वोट में है। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई गई, उससे आपको पता है कैसे लाखों वोट बढ़ाए गए। इसके अलावा 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट पड़े उससे कम काउंट किए गए, और 280 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट पड़े उससे ज्यादा काउंट किए गए। तो अब आप ये समझिए कि जो पूरी चुनावी धांधली है वो कैसे एक एक करके खुलकर सामने आ रही है। इसका सिलसिला लोकसभा इलेक्शन से शुरू हुआ था, फिर हरियाणा इलेक्शन में हमने देखा, लेकिन लगा शायद विपक्ष नींद से उस तरह से जागा नहीं जिस तरह से उसे जागना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों ने उसे हिलाकर रख दिया है। और इसलिए अब लग रहा है कि कमर पूरी तरीके से कस ली गई है विपक्ष की तरफ से कि अब आर या पार होगा, अब इस पर आंदोलन होगा और सीधे तौर पर लड़ाई अब ईवीएम को लेकर शुरू होगी कि ईवीएम को कहीं पर फेंक दिया जाए या कहीं भेज दिया जाए और अब बैलेट पेपर से ही चुनाव किए जाए। सुनिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो,
या शाह के घर में रहने दो, अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो सुन लिया आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को कि हमें बैलेट पेपर चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, नतीजे किसके पक्ष में आते हैं सबके सामने हैं, और फिर जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो उनकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी, उनको ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कहां पर खड़े हैं। और सीधे तौर पर यहां पर अब ये लग रहा है कि बड़ा कुछ होने जा रहा है, नींद से देर से ही सही, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में आके खत्म नहीं हो जाते, बल्कि आगे आने वाले वक्त में और राज्यों में चुनाव होने हैं। फिर उसके बाद यहाँ तो हम ये देख लीजिए, हर साल कुछ महीनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं, और अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो आप ये देखिए कि धांधली होती रहेगी, चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधता रहेगा, चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष का इल्जाम है कि वो बीजेपी की बी पार्टी की तरह ही काम करता है, और जो भी फायदा होता है वो सीधे तौर पर बीजेपी को होता है। और महाराष्ट्र के इलेक्शन में तो ऐसा लग रहा है कि धांधली जिस बड़े पैमाने पर की गई है वो शायद कुछ ज्यादा ही कर दी, मतलब अति कर दी, इसीलिए हर दिन खुलकर नए नए डेटा जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। आज मैंने बेहद खास मेहमान अपने कार्यक्रम में बुलाए हैं। मैं स्क्रीन पर मेहमान को ले आइए, मेरे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी मौजूद हैं, जो कि हैं तो एजुकेशनिस्ट, लेकिन वो चुनावी साइंटिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। हरियाणा के जब चुनावी नतीजे सामने आए थे उसके बाद भी पूरी चुनावी धांधली को उन्होंने देश के सामने रखा था, और अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी वो अपने आंकड़ों के साथ तैयार हैं, और वो यहाँ सीधे तौर पर बताएंगे कि 100 के करीब सीटों पर किस तरह की धांधली की गई है, कैसे लाखों वोटों की धांधली पूरे महाराष्ट्र में की गई है, जिसके बिना पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर महाराष्ट्र में काबिज होने जा रही है। 132 सीटें अकेले उसकी आई हैं। डॉक्टर प्यारेलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये धांधली इतनी ज्यादा की गई है इस बार प्यारेलाल जी कि बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आप सिर्फ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही चले जाएं, उनके ऐप पर चले जाएं और अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लें, तो शायद आपको चीजें खुलकर सामने आ जाएं। आप मुझे बताइए कि हरियाणा से महाराष्ट्र की चुनावी धांधली क्या उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर आपको लगती है, और क्या 132 सीटें अकेले बीजेपी ने जो हासिल की हैं, क्या पूरे 288 सीटों पर ये धांधली की गई है? क्या वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ काउंटेड और कास्टेड वोट में जो फर्क है, इसके अलावा भी क्या कुछ और किया गया है? मैम ये बात ये है कि वो तो अलादीन का चिराग बना हुआ है हुक्मरानों के लिए, जो ईसीआई है। जब वो ईसीआई गड़बड़ करता है, वो ईवीएम के जरिए करता है, वो वैसे भी कर सकेगा, ईवीएम को हटाना दूसरी बात है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जहां जहां उसने वोट परसेंटेज बढ़ा दिया, वो वोट बताता नहीं कितनी पड़ी है, सही वोट आंकड़ा नहीं बताता। जो आंकड़ा विज्ञान है उसके 3 नियम है, वो नियम वो तोड़ता है। नियम ये है कि तो एक जैसा आंकड़ा, जैसे आप किसी जगह पे बताते हैं कि पेड़ कितने हैं, तो पेड़ बताएंगे, साथ में जानवर नहीं बताएंगे, यानी कि एक जैसा हो। ये कहीं जिला का आंकड़ा बताता है, कहीं ये विधानसभा के क्षेत्र का बताता है, और जिला भी जुदा जुदा साइज का है। कहीं जिला में 3 है महाराष्ट्र में, कहीं 30 है, 28 है सीटें, तो 3 और 28 सीटों का तो कोई आपस में बराबरता नहीं है। सो इस रूप में दूसरा ये आंकड़ा बताने की बजाय शत प्रतिशत बताता है, परसेंटेज जिसको बोलते हैं। तो परसेंटेज में तो वोट नहीं पड़ता, वोट तो गिनती में पड़ता है कि कितने वोट पड़े। हर पोलिंग बूथ की गिनती होती है,
17A फॉर्म भी गिनती होती है, सी भी गिनती होती है। ईवीएम बंद करते हैं तब भी उसमें गिनती आती है, जब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तब भी गिनती देते हैं कि इतनी वोट इसने दी, इतनी इसने दी, इतनी वोटों पे हारा अकेले अकेले की। तो फिर परसेंटेज का कहाँ आ गया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं झोल है। वो झोल क्या है? अब जहां जहां एक इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में पहले दिन 5 बजे इन्होंने बोला कि जी 65 सॉरी 60 61 पॉइंट जी 58.22 58.22 पोलिंग हुआ पहले दिन 5 बजे। 52.22% वोट पड़ा है। रात को जी 11:30 बजे बोल दिया कि ये वोट बढ़कर 65.02% हो गया, 65.02। और अगले दिन बोल दिया शाम को कि तीसरे, मेरे को तो तीसरे में पता चला है रिजल्ट से एक दिन पहले ही, तो 22 को शाम को, कि जी ये 66.05 हो गया। अब 58.22 से 65.0302 और फिर 66.05, इससे जब हम बढ़ाते गिनते हैं पहले से 6.80% बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा के 7.83% हो गया। 7.83 में करीब 8% वोट बढ़ा दिया। अब टोटल वोट जो है महाराष्ट्र में वो है 9,70,25,119। 9,70,00,000 बोलना 97 मिलियन, 97 मिलियन है। उसमें से 58.22% वोट पड़ा, फिर उसको बढ़ाता गया। तो ये जो बढ़ोतरी हुई, जो पहले दिन वोट पड़ा उससे जो बढ़ोतरी हुई, उसको जब मैं देखता हूं तो 5,64,88,044 वोटों से बढ़कर ये वोट जो 6 करोड़ कितना हो गया, तो उसमें जी। 75 ये लाख हो जाते हैं 6,40,88,195। हाँ वही बता रहा हूँ। जी जी तो उसमें 6,40,88,195 वोट पड़ा, इसने बोला। तो ये वोट में अंतर जो है वो 75,97,000 का है, यानी कि 76 लाख करीब। अगर उस 76 लाख को हम पूरी 288 कॉन्स्टिट्यूंसी पे बांट दें, 288 विधानसभा क्षेत्र जो है उन पे बांट दें, भाग दे दें, तो वो आ जाएगा करीब 26,500। 26,500 ऑन एन एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बड़ा है। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि 288 में ही बड़ा है। वो जहां जहां इनकी जरूरत थी वहां वहां बढ़ाया है, जहां जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं बढ़ाया। इसलिए वोट वो है। उसको जब मैंने ये कैलकुलेट किया, इनका जो रिजल्ट निकला हुआ था, जो पूरा मैं डाउनलोड किया पूरे का पूरा रिजल्ट 288 इनकी वेबसाइट से, जी तो उसमें मेरे को मिला कि इस 26,500 से कम मार्जिन से करीब 100 सीटें इन्होंने जीती हैं, जो एनडीए है। उसमें केवल बीजेपी नहीं है, उसमें जो शिवसेना है और जो एनसीपी है, वो दोनों भी शामिल है। शिवसेना और एनसीपी की वोटों का जो सीटें जीती हैं उनमें मार्जिन भी कम है। तो ये 100 सीट जो इन्होंने जीती है, इनमें से 46 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम मार्जिन से जीती हैं, 2300 5,000 से भी कम में है। तो एक तो ये बात इनकी बड़ी है। दूसरी बात ये इन्होंने जो किया है, जो ये 6,40,40,88,195 वोट पड़ा, तो ये वोट इन्होंने जब ईवीएम में, ये मेरे को पूरी इनकी शीट है, जी ईवीएम में इनकी वोट गिनती हुई है, जब इन्होंने गिनी है वो निकला पड़ा कितना, ज्यादा कितना ईवीएम में 6,40,40,88,195 इतना वोट पड़ा। लेकिन ईवीएम से निकला कितना जब काउंटिंग में गिना, ये निकला 6,40,70,265। सो ये वोट ईवीएम से निकला। बाकी 5,37,700 वोट जो था वो पोस्टल बैलेट था। टोटल वोट जो निकला 6,46,15,965 निकला।
ये वोट इनका पूरे का पूरा वोट है, लेकिन ईवीएम का वोट का सवाल है यहाँ। दूसरा पोस्टल बैलेट तो है ही है। ईवीएम का वोट जी जो था 1,40,88,195 था, उसकी जगह पे निकला केवल 6,40,70,265। इसका मतलब निकला ईवीएम पुख्ता नहीं है। ईवीएम में फेथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ईवीएम में तो पूरी गिनती है ना, वो यही तो कम ज्यादा हो नहीं सकती। अगर कम ज्यादा हुई है तो कहीं गड़बड़। दूसरी बात जो मेरे को हैरानगी करने वाली है वो ये है कि इन्होंने मैंने ये चार्ट बनाए हुए हैं। इन्होंने क्या किया है कि मिसमैच जिसको मैं बोलता हूं, 92 सीटें ऐसी हैं जिनमें जितनी वोट इन्होंने बोला कि ईवीएम में पड़ी है उससे कम या ज्यादा निकली है काउंटिंग में। ओके सो जो ईवीएम पड़ गया, बंद हो गया, वो तो एक गुल्लक है, वो तो बैंक का खाता है, उसमें जितना पैसा चला गया, जितना चिर उसमें कोई चोरी नहीं होती, बैंक का फ्रॉड नहीं होता, उतना चिर उसमें एक भी पैसा कम नहीं हो सकता, ना ज्यादा हो सके। अब आप एक दिन पहले रात को बता रहे हैं कि इतने इतना अपनी ऐप पे 288 सीटों का बता रहे हैं, उसको हम निकाल लेते हैं कितनी कितनी वोट डली। ये इनका है। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि ये चार्ट जो इन्होंने बनाया तो वो सबको डाल दिया। तो जी उसमें जो चार्ट डाला, ये चार्ट है इनका, ये है ऐप में से निकाला है, ये 11 पेज का चार्ट है। तो इसमें 288 सीटों की जितनी जितनी वोट डली वो उससे कम या ज्यादा निकली कितने, 92 सीटों में। उन 92 में 82 सीटें जो हैं वो एनडीए को गई हैं, ओके 10 सीटें गई हैं यूपीए को, इंडिया को। और सीटों में अगर हम देखें तो एनडीए को मिली है 230 और इसको इंडिया को मिली है 55। उसके रेशो है जो वो 5 है, 1:1:5 करीब करीब 4.5। लेकिन इसमें जो चेंज वाला है वोट, जहां मिसमैच है, मिसमैच में 1:8 का रेशो है, 1:8.2, यानी कि उनका 8 गुना जो सीटें हैं उनमें वोटों का हेरफेर किया है। एक तो ये बड़ी बात है कि इतने वोटों का हेरफेर कैसे हो गया, क्यों हुआ। अब ये हेरफेर सबसे ज्यादा एक सीट में मैंने देखा जिसमें अटक सीट है अकोला डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 23,000 वोटों का, 23,500 वोटों का करीब अंतर हुआ, 23,500 वोटों का। और उसमें जो जीत यानी कि हुई है जितने पड़े जी एनडीए, जितने पड़े उतने जितने काउंट हुए उनमें आप कह रहे हैं 23,500 का फर्क। दो तीन बातें मैं आपसे हाँ क्लियर करना आया चाहती हूँ यहाँ पर। एक तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जितने काउंटेड और कास्टेड वोट और जो वोटिंग परसेंटेज का फर्क है उसके डेटा का अगर मिलान हाँ करें तो लगभग हर सीट पर लगभग 26,500 मत जो है वो ज्यादा आप कह रहे हैं और लगभग इसका हाँ, फर्क आप बन कह रहा रहे हैं है 100 एवरेज सीटों पर। एवरेज एवरेज। जी हाँ एवरेज ठीक है, जी ये लगभग। तो दूसरा और ये इस है पर कि फर्क जो है वो 92 100 सीटों सीटों पर पे, आया है ये। जी हाँ वो 100 सीटों पे है। 92 सीटों और दूसरी है जिनमें मिसमैच है, जितना बोल दिया लास्ट में, वो तो पहला है जो लास्ट में बढ़ा के बोला, वो तो 100 का जो मैंने बोला है 26,500 वाला, वो तो जो बढ़ा के बोलने के बाद कि इतना हो गया तब भी। अब जो बता दिया उससे भी आगे गड़बड़ किया, जो बता दिया लास्ट में, जो मैंने ये चार्ट दिखाया है आप दर्शकों के लिए, इसमें जितना बता जी दिया, जब वो वोटिंग काउंटिंग हुई, काउंटिंग सेंटर में जो वोट निकली वो भी सीट वाइज कैंडिडेट वाइज डाली हुई है, वो भी हमने उठा ली उनसे। तो उससे मिसमैच जो निकला है 92 सीटों में निकला है। 288 में से 92 सीटों पे वो वोट जितना डला उतना ईवीएम से नहीं निकला, ज्यादा या कम निकला है। अब एक सीट का मैं जो कटक सीट है अकोला डिस्ट्रिक्ट की, उसमें 23,500 वोट का अंतर है और जीत हार वहां 18,800 वोट से हुई है। इसका मतलब वोट इतना जोर से सीट तो, और सीट जो एनडीए ने जीती है। और एक और सीट है, उस सीट का तो बहुत ही बड़ा कमाल है लोगों के लिए कि उसमें क्या किया इन्होंने, उस सीट में केवल जो जीत हुई है वो 1221 वोटों से हुई है, 1221 वोटों से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। लेकिन उसमें जो वोट डला था वो 2,40,000 डला था, जो निकला है वो 2,38,000 39,000 समथिंग निकला है, यानी कि करीब 1,000 वोट का उसमें अंतर है।
1200 पे जीत रहे हैं। इसका मतलब हेरा फेरी करके बस वो मार्जिन में जीत गए कहीं, नहीं तो और भी गड़बड़ हो जाती। तो जी, ये जो मैं लेकिन ये बोल तो रहा बहुत हूँ। जी, 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 बोलिए बोलिए, बोलिए आप सवाल करिए। जी। हम्म, जी, तो ये तो बहुत ही मतलब संगीन एक तरह से मामला है और आप कोई बात ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि आपके पास एक-एक प्रूफ मौजूद है। आप जो भी बात कह रहे हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन आप बातें कह रहे हैं और आप डेटा के साथ कह रहे हैं, तमाम शीट्स आपके पास मौजूद हैं और आप कह रहे हैं, ये सब कुछ चुनाव आयोग की वेबसाइट, ऐप उन सब पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और उसके बाद आपका ये आकलन है। सवाल मेरा ये है आपसे डॉक्टर प्यारेलाल जी, हरियाणा के वक़्त भी हमने देखा था, यही सब कुछ हुआ था। लेकिन वहां पर सीटों हम्म। का मार्जिन बहुत कम था और इतनी बड़ी धांधली वहां पर नहीं थी। क्या उन चुनाव आयोग को लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हमने रिजल्ट दे दिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया और ये हो गया, चलिए आप दूसरी जगह की तैयारी करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र की तैयारी करते हैं और वहां पर फिर से बड़ा घालमेल करते हैं। लेकिन उसमें फिर लोग ये सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में आप हार गए तो आप ये कह रहे हैं, झारखंड में जीत गए तो कोई बात नहीं, वहां आप वाहवाही लूट रहे हैं। मैं आपको झारखंड का भी बता देता हूँ। झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुआ है। 81 जी सीटें जी। हैं टोटल, जिसमें 43 सीटों का 13 नवंबर को हुआ और 38 सीटों का 20 नवंबर को इसके साथ ही हुआ, दूसरे चरण का। जो 43 सीटों का 13 नवंबर को हुआ, उसका 5 बजे जो आंकड़ा दिया, उसके बाद जो 11:30 बजे आंकड़ा दिया, उसके बाद 15 तारीख को फाइनल आंकड़ा जो दिया, उसमें बढ़ावा किया इन्होंने, हाइक जिसको हम बोलते हैं, बढ़ावा किया 1.79% का। 1.79% वोट बढ़ा दिया। उसके बढ़ाने से 43 सीट में से एनडीए को 17 सीटें मिली और इंडिया को मिली 26। हम्म। अब जो दूसरा चरण था 20 तारीख को, अब तब वो महाराष्ट्र में खेला करना था, तो इधर बिजी हो गए। इधर तो 288 सीटें हैं, प्रस्तीज ज्यादा है। वहां केवल 0.86% बढ़ावा हुआ। 38 सीटों में से बीजेपी को 7 आई केवल, वहां 43 में से 17 आई, क्योंकि बढ़ावा भी आधा हम्म। रह गया, सीटें भी आधी रहेगी। और जो इंडिया था उसको वहां 26 आई थी 43 में से, यहाँ 38 में से 30 आई। यही तो एक सबूत है कि जहां जहां आपने वोट बढ़ा दिया, वहां वहां आपको सीटें ज्यादा आ गई। अब मैं और बता रहा हूं, ये जो है लोकसभा चुनाव में यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुआ। ये मैं आंकड़ों के बेस पे कह रहा हूं, जो ईसी के आंकड़े हैं। पहले 2 चरणों में 2.30% इन्होंने वोट बढ़ा दिया, तो उसमें 16 सीटों में से 10 सीटें एनडीए को मिली, 16 में से 10। उसके बाद इनका जोगी जी से कोई झगड़ा झगड़ा हो गया, सीटें बढ़ा नहीं पाए, वोट बढ़ा नहीं पाए। वोट आया 0.01, 0.1, 0.24, 0.21, 0.34, ये बढ़ावा हुआ। तो ये तो कोई नॉर्मल सा है। तो इसमें जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें चरण में 64 सीटें थी, उनमें से केवल 26 मिली एनडीए को। ये सबूत है। इसके इसके उल्ट, विपरीत, जो उड़ीसा है, उड़ीसा में 12.48% वोट बढ़ा दिया और उसमें 21 में से 20 सीटें ले ली। आंध्रा में 12.52% बढ़ा दिया, उसमें 25 में से 21 सीटें ले ली। अब हरियाणा की बात कर देता हूं। हरियाणा में 2 जिले ऐसे हैं, एक चरखी दादरी, एक पंचकुला। इनमें 2-2 सीटें हैं केवल, 2-2 क्षेत्र में विधानसभा के। इनमें 7 बजे जो पोलिंग परसेंट हुआ, एक में 58.10% हुआ, दूसरे में 54.71% हुआ। ये दोनों का जो आंकड़ा था वो 11:30 बजे भी वही रहा। बाकी 20 जिलों में तो आंकड़ा बढ़ता गया, क्योंकि इसमें पोलिंग खत्म हो गया। 7 बजे जो आंकड़ा दिया उसके बाद कोई आंकड़ा नहीं आया, जीरो बढ़ावा हुआ, मतलब पोलिंग खत्म हो गया। लेकिन तीसरे जो रिजल्ट निकालने से, परिणाम घोषित होने से, काउंटिंग, गिनती, मतगणना शुरू होने से, मतगणना से 12 घंटे पहले इन्होंने सब में ही बढ़ा दिया, 2.25% वोट बढ़ा दिया। लेकिन इन 2 जिलों में क्या बढ़ाया, एक में 10.52% बढ़ा दिया, 10.52%। दूसरे में बढ़ा दिया 11.48%। इससे 4 सीटें थी, 4 में से 3 जीत गए।
ये जादू का काम, जादू की पुलिया खेलते हैं ना जो, इसको समझना होगा जी। कि जब मतदान बंद हो चुका, ये उसके बाद बढ़ा दिया ये टेस्ट के साइन के लिए। आपने ठीक बोला है कि ईसीआई को तो हो गया कि ठीक है ये तो ऐसे ही सोए पड़े हैं, हम जो मर्जी करें। वहां हरियाणा में अपोजिशन बोली नहीं था, उसको बोलना चाहिए था वो, क्योंकि वो जो जोगिंदर यादव जी ने बता दिया ना कि नहीं नहीं ये तो हुड्डा और शहदा की लड़की, उनकी लड़ाई की आज भी आप मानेंगे, महाराष्ट्र में भी यही बोल रहा है योगिंदर यादव का। आप एनालिसिस सुनेंगे तो यही कुछ बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हम्म। आप पहले ये बोलते हैं हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी कि जी ये जीतेंगे इंडिया वाले, बाद में आप हम्म। ये बोलते हैं नहीं 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 इनके तो लड़ाई थी। तो आपको कैसा जादू है भैया आपके पास? आपको पहले तो लड़ाई नजर नहीं आई, पहले आंखों पे कहीं पर्दा डाला हुआ था, अब लड़ाई नजर आ रही है जब हार गई। इसी को आप बिल्कुल, ये जो वोटों की गिनती, एक बात छोटी सी मैं मानता हूं, बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ठीक हुआ गलत हुआ, इस पे कोई भी सिफोलॉजिस्ट, कोई भी इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है, या राजीव कुमार खुद, या कोई भी जो एनालिस्ट है, जो विश्लेषण करने वाला है आंकड़ा का, जो कोई भी आंकड़ा विज्ञानी है, वो ये तो बता दे कि ईवीएम में जितना वोट ईसी ने बोला और हम्म। रिजल्ट आने से मत गणना शुरू होने से 12 घंटे पहले उससे कम या ज्यादा क्यों निकला है? वो कैसे हो गया? ये बात तो बतानी ही होगी ना। ईसी तो ये भी बताने को तैयार नहीं है, नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इसलिए हम्म। आपको हमें ये देखना होगा। मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था, ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट है कहीं नवापुर, नंद दरबार में, महाराष्ट्र में, नवापुर जी। नंद दरबार में। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने बोला, इसमें 2,95,786 कुल मत थे। उसमें से जो डले ईवीएम में, उसमें डले, ये टोटल मतदाता थे जो आए, जो उन्होंने ईवीएम में जो वोट डाला, वो 2,40,000 बाईस बाईस वोट हैं। लेकिन निकले कितना? 2,23,000, 2,39,311, और 1,200 वोटों से वहां जीत हार हुई है। आगे हम्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, आईएनसी, लेकिन 1,200 वोटों से, 1,260 वोटों से। तो अगर ये थोड़ा जी। सा और जोर मार जाते तो हार जाते ही, तो हम्म। फिर 55 की बजाय 54 रह जाती। तो ये अपने आप में बिल्कुल। एक सबूत है। तो अब हम्म। हमारे क्या हो रहा है, जो ये बातचीत करते हैं, एक जैसे जब हम आंदोलन शुरू करना है, खड़गे जी ने आपने बताया, मैं एक बात ये भी कहूंगा कि जो आंकड़ों का विश्लेषण है वो सटीक होना चाहिए। उसमें कहीं ना हम्म। कहीं हम अपने फेवर में बात करने की बजाय हम दूसरे को थोड़ा एज देना चाहिए कि चलो कोई गलती होगी होगी छोड़ो, तब तो हम ठीक रहेंगे। नहीं तो हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर हम्म। पाएंगे। जैसे अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का सुना था, तो उसने बोला कि जी हम नदेड़ में पहले तो सीट जीत गए थे, लोकसभा की साथ में चोन हुई है, लोकसभा की सीट जी। हम जीत गए, और ये विधानसभा के 9 क्षेत्र हैं, 9 के 9 हार गए। जी। ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम्म। उसने ये देखने की कोशिश ही नहीं की, जब बताने की, देखा तो हो, ऐसे तो विद्वान है वो, कि हम्म। जो नदेड़ की सीट जीती है कांग्रेस ने, वो केवल 1,574 वोटों से जीती है, हम्म। 1,500 वोट से जीती है। और वो भी तब जीती है कि पोस्टल बैलेट ज्यादा निकले इनके, ईवीएम की वोटों में हारी है वो सीट कांग्रेस ने। ओके। दूसरी बात, हम्म। दूसरी बात, अब जो राजीव कुमार और जो मोदी साहब बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, वो भी बंदा फूट गया इसमें, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस हुआ। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें तो 19 लाख वोट पड़ी है, जो हम्म। है ये पार्लियामेंट की वोट लोकसभा लोकसभा। की, वो तेरह हम्म। 13 लाख पड़ी है। इसका मतलब लोगों ने एक बटन दबाया, दूसरी दबाया ही नहीं। असेंबली में उसी कक्ष में जाके असेंबली में वो 19 लाख लोग वोट डाल रहे हैं, उसी कक्ष में जो लोकसभा को ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो, इसका मतलब है वो इतने विषय हैं, एक मतलब किसी ने दोनों दबाए किसी ने एक दबाया, इसका मतलब एक साथ चोन करने से नुकसान होगा, क्योंकि लोग दोनों एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, राइट।
ये बात देखने की जरूरत है। जब हम ये बातें नहीं देखते तो हम किसी को दोष इधर का उधर का दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है लेकिन कि प्यारेलाल जी जब पे हमारे सवाल ये पास उठता है कि जी, प्यारेलाल जी पे जी सवाल ये बोलिए उठता है, बोलिए। लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है कि हर इलेक्शन के बाद हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं। आप जैसे लोग इतनी मेहनत हाँ करके तमाम डेटा जो है वो सरफेस पर लेकर आते हैं। लेकिन उसके बाद नतीजा जी कुछ नहीं निकलता, फिर अगला इलेक्शन होता है, फिर इसी तरह की बातें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इस पर कंस्ट्रक्टिव कहने के लिए कुछ नहीं कह रहा है। इस पर किसी तरह का कोई उसकी तरफ से कोई नतीजा नहीं दिया गया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग तो पता ही है कि वो तो बी पार्टी के तौर पर काम कर रहा है, वो तो घटिया शेर व शायरी सुनाएंगे राजीव कुमार, मजाक उड़ाएंगे, ज्ञापन अगर सौंपा जाएगा विपक्ष की तरफ से तो एक तरह से उनको लताड़ते हुए नजर आएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। अब आगे क्या करने की जरूरत है? अब अगर विपक्ष ये कह रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, हम आंदोलन करेंगे या फिर कोई यात्रा निकालेंगे, क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा? ये देशव्यापी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ईवीएम से होता रहा तो इसी तरीके से परसेंटेज बढ़ाकर ये धांधली होती रहेगी और चुनाव के नतीजे वो नहीं आएंगे जो जनता ने कैद किए हैं ईवीएम में। क्योंकि लगातार आप ये देखिए कि इतना बड़ा बहुमत मिला है महायुति को, एनडीए को महाराष्ट्र में, लेकिन जश्न की कोई एक तस्वीर भी हमने नहीं देखी है। ऐसे में तो जनता सड़कों पे आके नाचने लगती कि भाई हमारी पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, सुनामी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जीत नहीं हुई, ये लूटा गया है। दूसरा, इसीलिए जश्न कैसे मनाएंगे? ये तो लूट के आए हैं, ये तो लुटेंगे, मुंह लुकोएंगे। लेकिन जो हारे हैं, जिनका लूटा गया, वो जश्न मना रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं। एक गांव में मैंने अभी एक वीडियो देखा, तो पूरे लोग बोलते हैं कि हमने तो वोट कांग्रेस को डाली थी, ये कैसे हमारे गांव बूथ में तो निकली नहीं, उसकी जीरो निकली है। तो लोग लड़ रहे हैं और इतना सैलाब है लोगों का। तो इसलिए जिनको जिनके साथ धोखा हुआ वो बोल रहे हैं। दूसरा, अभी मेरे को ऐसा ही लगता है कि पहला चरण यही है। प्राचा जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमने भी उनके साथ किया है कि पहले ईवीएम को हटाओ, क्योंकि ईवीएम की सबसे बड़ी शैतानी है। पर्ची वाली वोट में आप हेराफेरी तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है। इसमें कोई कोई इसकी हद नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप इसको जितना मर्जी कर दो और पता भी नहीं चलेगा बाद में, क्योंकि सबूत कोई नहीं है। जैसे कंप्यूटर में टाइप करके वो फिर भी हार्ड डिस्क में तो हो ही नहीं रहता। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि पहला आंदोलन जो मेरे को तो खुशी हुई है, खड़गे साहब ने बोला हम सड़कों पे, यही तो जरूरत है। राम लोहिया जी ने बोला था कि जब सड़कें सूंजी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कों पे जी आंदोलन होना चाहिए, सड़कों पे राजनीति होनी चाहिए। ये कांग्रेस ने छोड़ दी थी। राहुल गांधी ने 2 यात्रा की, तभी तो इतना ले गए, नहीं तो आज मोदी जी बैसाखियों पे थोड़े खड़े होते। अब भी तीसरी दफा भी ऐसा ही मैंडेट लेते जैसा पहले ले रहे थे, 400 पार वाला। तो अब जो आंदोलन, एक तो ये बात है। दूसरी बात एक और कांग्रेस को करनी चाहिए, कांग्रेस नहीं, पूरे प्रतिपक्ष को, पूरे जो विरोधी दल हैं, तो उसको ये एक महाभियोग लेके आना चाहिए। मेरे को मालूम है वो गिरेगा वहां, क्योंकि उनका नंबर नहीं है, लेकिन लोकसभा में ये लेके आना चाहिए ताकि उसमें चर्चा हो कि राजीव कुमार को इसको इम्पीच किया जाए। क्योंकि राजीव कुमार, जो आपने बोला, हमें मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं गाना गाना शुरू कर दूं मरीज की तकलीफ के सामने तो उसको बुरा लगेगा। हमें बुरा लगता है जब वो होता है, वो शेर सुना रहा है तो वो बोलता है आप बाद में दोष दे देंगे। अब झारखंड वालों को मेरा जवाब है कि झारखंड में जहां जहां जितना बढ़ाया, हम उसको भी बोलते हैं कि एक दिखा सतारा। जहां मैंने एक लिखा कि इनका तो जादू है, जहां जहां जादू चलाना है तो चला दो। जो ये जो कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे, आज संविधान दिवस है, इन्होंने हमारे संविधान को लूटा है। संविधान में आर्टिकल 324 और 326 ये इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर देता, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी की पूरी टेक्निकल ब्यूरोक्रेसी, हर चीज उसके अंडर होती है। इससे ज्यादा बड़ी पावर कोई दे सकता है? इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय दैट पावर, इट इज ओनली द इलेक्शन कमीशन विच एंजॉय। तो इतनी शक्ति देने के बावजूद ये राजीव कुमार, लेकिन इसको जो पदवी के फिट नहीं है, जो उसके लायक नहीं है, वो उस पदवी पे बैठ गया। नहीं तो ऐसी पदवी पे बैठ के शेषन जी भी इस पदवी पे बैठे थे। उन्होंने बता दिया था कि जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग है, वो क्या होता है। तो इसलिए अब हमारे पास एक ही तरीका रह गया है कि हम सड़कों पे भी जाएं
संसद के अंदर भी आंदोलन करें, संसद के बाहर भी करें, तभी आज संविधान दिवस की हम कसम खाएं कि हम इस संविधान को बचाएंगे जिसने हमें प्रजातंत्र दिया, जिसने आप जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बहस है, जो जी डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, उसमें अगर आप पढ़ेंगे, जब अडल्ट फ्रेंचाइज किया गया, उसमें बहुत बड़ी बहस हुई कि अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है, गांव के लोग हैं, वो तो भरम वाले हैं, सबको वोट देंगे, महिलाओं को वोट देंगे, ये कैसे तंत्र चलेगा। लेकिन नहीं, सबको वोट मिला, दलितों को वोट मिला, औरत को वोट मिला, आदिवासी को वोट मिला, गांव वालों को मिला, शहर वालों को मिला, निरक्षर को मिला, साक्षर को मिला, सबको मिला। उसी के कारण ये प्रजातंत्र चल रहा है। आज दोबारा हमारे पास एक मौका आ गया, क्योंकि ये समुद्र अब गंदा हो चुका। गंदा होने के बाद पुराण में एक कथा आती है कि दैत्य और देवते मिलके शेषनाग की नेत्री डाल के मेरु पर्वत का, सुमेर पर्वत का मधानी बना के, तो उसको फिर मंथन करना होगा। अब ये मंथन है, ये मंथन संसद के अंदर भी होना चाहिए, संसद के बाहर भी होना चाहिए। और लेकिन हमें ये जी ध्यान बिल्कुल। रखना होगा कि अमृत कुंड हम्म। फिर भी कोई दांत ना ले। जी, बिल्कुल। और हमने देखा है कि संसद में भी जब अडानी का मुद्दा उठाया जाता है, तो विपक्ष बोलना भी शुरू नहीं करता और उससे पहले पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है। अगर कोई पोस्टर लेके आ जाए, तो कैसे उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ, वो भी हमने देखा है। और इसमें ये एक बड़ा जो सबसे बड़ी बात, हालाँकि आप पूरे चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ज़रूर है आपसे यहाँ पर प्यारे लाल जी, जी कि क्या जी आपको लगता है कि एक उद्योगपति के हित को साधने के लिए भी ये पूरा खेल हो रहा है? ये एक उद्योगपति, चुनाव आयोग, सरकार, इस सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि सीधे तौर पर विपक्ष ये लगातार कह रहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को से ले लिया जाएगा। उनको ये पता था कि भाई बाकी तमाम देशों में तो उनके लिए वारंट कहीं पर जारी हो रहे हैं, कहीं उनसे प्रोजेक्ट छीने जा रहे हैं, तो कहीं उनकी इज्जत अगर बचनी है या माल उनको कमाना है, तो वो देश ही है, यही है। और क्या जो धांधली हुई है वो तो है ही, लेकिन इस उद्योगपति के जरिए जो पैसे का अथक इस्तेमाल जो किया गया है महाराष्ट्र में, क्या वो भी आप इसकी एक वजह देखते हैं जो हमें नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं? उसके बारे में मैं देखता हूँ, उसके बारे में मेरे को पहले इतना मालूम नहीं था, लेकिन कुछ बातें मैंने जब सुनी, लोगों से देखा, इन्होंने लोगों को पैसा इसलिए दिया कि आपके एक निशान लगा देते हैं वो चोन का, लेकिन आप मतदान केंद्र में मत जाना। ईवीएम का अच्छा। खेल कर दिया अपने आप ही, बूथ बूथ लूटने का। ये बहुत सी एग्जाम्पलें सामने आई है, लोगों ने बोला है, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है रिटर्न, लेकिन ये बताया है लोगों ने। ये तो लिखती सबूत है। दूसरी बात, एक के लिए क्यों किया जा रहा है, आप सोचिए। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को, आज संविधान के दिवस के मैं बोल रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहला भाषण ये दिया था कि इस देश में बहुत सी गरीबी है, भूखमरी है। जितना चिर वो गरीबी और भूखमरी दूर नहीं होगी, तो इस देश में पूरा टर्मोइल रहेगा, इस देश में हिलजुल होती रहेगी, भूचाल आता रहेगा। लेकिन आज उतने नहीं, आज उससे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वहां महात्मा गांधी तो धोती में रहने वाले थे, बैरिस्टर होके भी। हमारे जो डिग्री डिग्री तो वैसी भी, जो हमारे माननीय नेताजी हैं, वो तो 10 लाख का कोट डालते हैं, वो तो 8,000 का हवाई जहाज में चढ़ते हैं, वो तो संसद भवन में बने बने नया बनाते हैं। इसलिए पैसे की जरूरत है, वो तो अडानी से आएगा। अडानी के साथ जो दोस्ती है, अब हमने वो देखा नहीं, अम्बानी के साथ जो राफेल वाला किया था। आप जो भी देखेंगे, जब देश लोगों की बजाय जो हुक्मरान है उसकी सेवा करना शुरू करे। इसके बारे में मैं एक ही बात, भागवत पुराण जो है वो कृष्ण जी की जन्म लीला है। भगवान कृष्ण जी ने उसको जो है अपना ये 10वां चैप्टर है उसका, हम स्कंद बोलते हैं उसको। 10वें स्कंद में जी लिखा है, भगवान कृष्ण जी ने कंस को मारा। कंस तो राजा था, तो उनसे सवाल किया गया कि आपने कंस का वध क्यों किया, वो तो परमात्मा का रूप होता है, उसको तो मारना पाप है। तो कृष्ण जी ने जो बोला, वही हालत आज हमारे देश की है।
और ये ईसी और ये सब कर रहे हैं। उसने बोला, कृष्ण जी ने बोला, देखिए तो धरती कांपने लग गई थी। धरती की कंपन इसलिए थी, इस पर पापों का भार बढ़ गया था। पाप क्या थे? चोरी, ठगी, डाके, उधारे, कत्ल, ये सब कुछ हो रहा था, अन्याय, लूट, ये सब हो रहा था। तो जबर जनाह हो रही थी, रेप हो रहे थे। तो इन पापों को हटाना जरूरी था, तभी भार कम होता, तभी भार मुक्त होती धरती, तभी धरती का कंपन बंद होता। अब जो पाप कर रहा था वो क्या, कौन कर रहा था? वो राजे का राज अच्छा नहीं था, राजे का जी। दुर्प्रबंध था, घटिया हम्म। प्रबंध था। इसलिए उस राजा को मारना पाप नहीं पुण्य है। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन और इस हुक्मरान के खिलाफ एक मूवमेंट चलाना, एक लहर चलाना, वो मैं नहीं बोल रहा, मेरे को तो कृष्ण जी ने बताया है, उससे मैंने सीखा है। भगवान कृष्ण जी ने बोला है कि जब भी अन्याय होगा, जहां जहां अन्याय होगा, आपको बोलना होगा, हम्म। आपको लड़ना होगा। एक और बात, गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताया कि शकुनी पासा से, जब शकुनी पासा से जीत होगी कौरवों की, तो वो तो सब कुछ हार गए। तो फिर कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन कहने लगा ये तो मेरे, नहीं नहीं, कृष्ण जी ने बोला, कुछ भी हो, तेरा धर्म है लड़ना, तेरा कर्म है लड़ना, लड़ाई कर, हिम्मत से लड़ाई कर, लोगों को साथ में। और वो 11वें अध्याय में दिखाया है विराट रूप, कि पूरी दुनिया तेरे जी। साथ है। ये मत देख के तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरे गुरुजन हैं, तेरे चाचा ताया हैं, तेरे मामा मासरा हैं, भूल जा, अपने हक के लिए लड़ाई लड़, और ये जनता को साथ में लेके लड़। मैं ये बोलूंगा कि जो भी विपक्ष है, वो उसको कृष्ण जी की ये बात सुन लेनी चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो और जनता को साथ में लड़ो। बिल्कुल। और ये बात किसी एक पार्टी, बी पार्टी या किसी की नहीं है, बल्कि ये बात देश की है, इस लोकतांत्रिक संविधान को बचाने की है। और इस सब में हम सबको इस सब में साथी होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। जो भी उसका डेज़िग्नेशन, प्रोफ़ेशन जो भी है, उस सब की अलग-अलग ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर प्यारेलाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अब लग रहा है इस बार पूरे तरीके से जो विपक्ष है वो आर पार के मूड में नजर आ रहा है। आज संविधान दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को भरे मंच से उन्होंने कहा कि जल्द ही एक आंदोलन या फिर इसकी कोई और शक्ल भी हो सकती है, वो ईवीएम को लेकर शुरू किया जाएगा कि ईवीएम को पूरी तरीके से बैन किया जाए, बंद किया जाए और आगे आने वाले तमाम चुनाव जो हैं वो बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। और अगर ऐसा होता है तो भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि बीजेपी दरअसल खड़ी कहां है, वो कैसे जनतंत्र की, लोकतंत्र की जो लूट कर रही है वोटों की, वो सब उसकी पूरी धांधली और खुलकर सामने आ जाएगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।